गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ऑडियो चेक कर लीजिए आप लोग सभी, वॉइस क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान से सुने। हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा v इक्वल टू एन लेमडा या v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये वेव की वेलोसिटी निकालने का तरीका था। ठीक है, ये किसी भी तरह की वेव के लिए वैलिड है, चाहे वो आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव हो या मैकेनिकल वेव हो। आप किसी भी वेव की वेलोसिटी एन लेमडा से या ओमेगा बाई के से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात ये आती है, हम लोग कई बार सुनते हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा मीडियम डिपेंडेंट होती है। वेलोसिटी हमेशा मीडियम डिपेंडेंट होती है। तो v बराबर एन लेमडा, अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें कहीं भी मीडियम की प्रॉपर्टीज नहीं आ रही है। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। तो हम यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि v बराबर एन लेमडा में कहीं भी मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं आ रही, जिससे हमको यह पता नहीं चलेगा कि वेलोसिटी मीडियम के कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम लोग मीडियम डिपेंडेंट जो वेव्स होती है, जिनको अपन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं, उनमें हमें पूरे चैप्टर में दो कैटेगरीज पढ़नी है। एक रस्सी में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो, और दूसरी साउंड वेव्स। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर साउंड वेव या रस्सी वाली जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, वो अगर मीडियम में प्रोपोगेट होती हैं, तो मीडियम के कौन कौन से फैक्टर्स उस वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज चेक करने के लिए हम लोगों ने वेलोसिटी का डिपेंडेंसी कैलकुलेट किया कि जब कोई भी ट्रांसवर्स वेव किसी मैकेनिकल कोई भी ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव किसी वायर या स्प्रिंग में प्रोपोगेट होती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? तो आंसर आया रूट ऑफ टी बाई म्यू। It depends on the T, that means tension in the string, and mu, that means linear mass density, mass per unit length. तो बच्चों, जब हम लोगों ने m अपॉन l को थोड़ा सा और एलेबोरेट किया, तो आपने नोटिस किया कि जो स्ट्रिंग होती है वो कैसी होती है? सिलिंड्रिकल इन शेप, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर, जिसकी एरिया होगी पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितनी है? l। तो मास को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब जब वैल्यूज यहां पर प्लेस करोगे तो हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आया वो आया वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो, जिसने बताया कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेंशन, मतलब मीडियम में टेंशन चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ वायर, मतलब वायर जितना ज्यादा पतला या मोटा होगा उसके हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, दैट मींस हॉलो वायर है या सॉलिड वायर है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। या फिर स्ट्रेस, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बच्चों, इस रिलेशन ने हमको बताया कि वेलोसिटी मीडियम के कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ताकि हम लोग बोल पाए कि यस, जब मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उसका रीजन हमको यहां से मिला। अब बात करते हैं बच्चों यहां पर एक और रिलेशन की, जो आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चों, ये एक कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं। जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये आप खुद से भी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं वो रटने वाली नहीं है। ये सिर्फ मानकर चलो, एक क्वेश्चन हमको दिया, उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग मॉडिफाई करें उस पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली रूट ओवर टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। बच्चों, टी अपॉन पाई आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ स्ट्रेस अपॉन रो, ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ स्ट्रेस अपॉन रो। अब बच्चों, हम लोगों ने सीखा है ये यहां पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अगर सॉलिड मीडियम हो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, क्योंकि अगर कोई मेटेलिक वायर है जिसके लिए क्वेश्चन दिया है, तो उसमें अपने को मेटेलिक वायर के लिए जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया होगा वो क्या दिया होगा? वाई। अब बच्चों, यहां पर जो गिवन रिलेशन है उसमें मैं स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूं? वाई इंटू स्ट्रेन अपॉन में क्या दिया गया है? रो। बच्चों, जब वायर वाला क्वेश्चन होगा तो हमें जो स्ट्रेन दी जाएगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, जैसे कि डेल्टा एल अपॉन एल। तो बच्चों, ये सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए कि जब भी हमें वायर का क्वेश्चन दिया है तो स्ट्रेन किस फॉर्म में दी है। हालांकि अभी इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। बच्चों, कई बार हमको थर्मल स्ट्रेन कैलकुलेट करना पड़ जाती है। मानकर चलिए कि एक वायर को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसकी लेंथ में चेंज आ गया, तो आई मीन टेम्परेचर कम करने की वजह से, तो एल डैश इज इक्वल टू एल वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बच्चों, एल डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एल प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा। और इसी को लिख सकते हैं कुछ ऐसे,
बच्चों एल डैश माइनस एल यानी फाइनल माइनस इनिशियल इज डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। तो बच्चों कभी भी थर्मल वाला कोई क्वेश्चन आए और उसमें हमको स्ट्रेन निकालनी हो तो देखिए स्ट्रेन क्या है, अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और डेल्टा थीटा इज व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों ये जो मैंने अभी अभी लिखा आपके सामने एक नोट की फॉर्म में, ये रटना नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने सीखा कि कैसे हम लोग स्ट्रेस को मॉडिफाई करके स्ट्रेन की और यंग्स मॉडल्स की फॉर्म में ला सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए केवल और केवल याद रखने के लिए जो है v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब म्यू को चेंज करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बच्चों एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव्स हम लोग निकालते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ वेव्स जो होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ध्यान रखना ये विद रिस्पेक्ट टू मीडियम यानी कि रस्सी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है। ध्यान रखें ये कभी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होती। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन स्ट्रिंग विद वेलोसिटी दिस मच, तो जो वेलोसिटी ऑफ वेव आपको दी गई है, जो वेलोसिटी ऑफ वेव आपको दी गई है वो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में होगी, वायर के रिस्पेक्ट में होगी, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होगी। तो इस पर बेस्ड एक मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो कैसे निकालनी है, और मीडियम के रिस्पेक्ट में तो क्वेश्चन में वैल्यू हमको दी ही गई है। तो बच्चों ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो मैं कल आपको समझा चुका था कि अगर स्ट्रिंग के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल है तो पूरी रस्सी में टेंशन अपने को सेम माननी है, क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज हैवी एंड इट इज अंडर वेट, या इट इज अंडर टेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, या रस्सी भारी है, वो खुद के वजन की वजह से टेंशन जनरेट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगी, तो वहां हमको वेरिएबल टेंशन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओवरऑल v इक्वल टू एन लैम्डा, v इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये तो फिक्स फॉर्मूले हैं, ये तो लगने ही चाहिए। पर अगर रस्सी के अंदर कोई वेव प्रोपोगेट कर रही है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी मीडियम पे, तो v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो इस पर बेस्ड सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आप सॉल्व कीजिए। A string of mass 2.5 kg is under a tension 200 Newton. The length of the stressed string is 20 meter. If the transverse jerk is struck at the one end of the string, then how long does the disturbance take to reach the other end? क्वेश्चन में कुछ ऐसी सिचुएशन दी होगी, मान लीजिए ये एक रस्सी है, इसके एक कॉर्नर पर हम लोगों ने वेव जनरेट की, एक ट्रांसवर्स जर्क, और इसको यहां से ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम निकालना है सिंपली। हाफ सेकेंड। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज हमको वेलोसिटी निकालनी चाहिए, रूट ऑफ टी बाय म्यू। बच्चों म्यू क्या होगा? म्यू होगा टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन टोटल लेंथ। टोटल मास डिस्ट्रीब्यूशन है 2.5 और टोटल लेंथ कितनी है 20 मीटर। बच्चों इसको हम लोग 25 अपॉन 200 लिख सकते हैं, यानी कि 1/8। अब यहां से अगर वेलोसिटी निकाली जाए तो ये क्या होगी, रूट ऑफ टी बाई म्यू। बच्चों टेंशन की वैल्यू कितनी है 200 और म्यू की वैल्यू 1/8, तो रूट ऑफ 1600 कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। बट अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है देन टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी 20 मीटर जो उसको कवर करनी है, स्पीड हमने निकाली 40 मीटर पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा हाफ सेकंड। मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 1/2 सेकंड, जैसा आप लोगों ने आंसर्स भी दिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझे। बच्चों लिखा हुआ इन द डायग्राम स्ट्रिंग हैज मास 4.5 ग्राम। जरा मास पे नोटिस कीजिए, मास बहुत ही नेग्लिजिबल है 4.5 ग्राम। देन फाइंड टाइम टेकन बाय अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस एट फ्लोर टू रीच द पुली। बच्चों रस्सी को देखो टोटल कितनी लेंथ की है, 2 मीटर राइट साइड और 25 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2.25 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया कि यहां पर हमने कोई वेव जनरेट की, उस वेव को पुली तक यानी कि 2 मीटर यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। पुली तक पहुंचना है मतलब 2 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अब बच्चों रस्सी की लेंथ सोचिए कितनी है, लगभग 2.25 मीटर, और उस 2.25 मीटर की रस्सी में जो मास है वो 4.5 ग्राम है, मतलब नेग्लिजिबल मास है।
तो रस्सी के अंदर मास होने की वजह से टेंशन वेरिएशन नहीं होगा। सॉल्व करें, सॉल्व करें इसको। नहीं, 4/3 नहीं आएगा, फिर से ट्राई कीजिए। .02, वेरी गुड, सही है। गुड, 0.02 सही। .02 सेकेंड। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों इसको। सबसे पहले देखिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन की वैल्यू यहां किसके बराबर होगी? mg के। क्लियर? तो बच्चों टेंशन जो होगी वो mg के बराबर होगी, दैट मींस 20 न्यूटन। तो T मैंने पता कर लिया, दैट इज mg विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब बच्चों वेलोसिटी निकालने के लिए म्यू पता होना चाहिए, दैट इज टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ। बच्चों म्यू की जो इक्वेशन होती है उसमें m अपॉन l में जो m होता है वो मास ऑफ स्ट्रिंग होता है, उसमें ब्लॉक का मास इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो जो म्यू है वो लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग है। तो मास भी किसका लिखा जाएगा? स्ट्रिंग का, जिसका मास है 4.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम और लेंथ है 2.25 मीटर ऑफ द स्ट्रिंग। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, द वैल्यू ऑफ म्यू। अब वेलोसिटी निकाल दीजिए, रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो बच्चों टी बाई म्यू में जब हम लोग वैल्यू प्लेस करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ गई 20, म्यू की वैल्यू नीचे 2 और 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो ये बचेगा अपने पास 100 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम के लिए क्या लगाओगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों डिस्टेंस 2 मीटर कवर करनी है और स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 0.02 सेकेंड, जैसा आप लोगों ने आंसर भी दिया। क्लियर है बच्चों? ये इस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझें, एक अच्छा क्वेश्चन है, फ्लूइड पर आधारित है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस इन द स्ट्रिंग इन बोथ द केसेस। डेंसिटीज अपने को दी है, एक बार ब्लॉक एयर पे फ्रीली सस्पेंडेड है एयर में, और दूसरे केस में हम लोगों ने क्या किया, जो ब्लॉक है उसको कंप्लीटली एक लिक्विड के अंदर मर्ज किया हुआ है ना? और आप देख रहे हो कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो रो है और ब्लॉक की डेंसिटी क्या है? सिग्मा। कंप्लीट कीजिए। बॉडी का मास नहीं इंक्लूड करेंगे, म्यू निकालने के लिए सिर्फ स्ट्रिंग का मास इंक्लूड किया जाएगा। ये जो दोनों डायग्राम आपको दिए गए हैं ए और बी, दोनों ही डायग्राम में रस्सी जो है वो सेम है, सिर्फ हमने कंडीशन ये बदली है कि ब्लॉक पहले फ्रीली सस्पेंडेड था एयर में और अब लिक्विड के अंदर डुबो दिया गया है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला केस देखिए, यहां पे मान लेते हैं टेंशन T1 जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के। ये हो गया फर्स्ट केस। दूसरे केस में बच्चों यहां जो टेंशन होगी वो अपन ने मान ली कितनी, इसको चेंज कर लेते थोड़ा सा। यहां पे जो टेंशन होगी उसको मान लेते हैं T2। बच्चों ऊपर एक फोर्स और होगा जिसको बोलेंगे बायंसी, और नीचे जो होगा उसको क्या बोलेंगे? mg। क्लियर? अब बच्चों यहां पे अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है टेंशन निकालने के लिए तो T2 प्लस F बाय NC इज इक्वल टू mg, बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहां से T2 की वैल्यू निकाली जाए तो ये होगी mg माइनस F बाय NC, द वैल्यू ऑफ T2।
तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 का रेशियो निकालना है। देन इट इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 बाई म्यू अपॉन रूट ऑफ t2 बाई म्यू। बच्चों रूट म्यू से रूट म्यू कैंसिल हो जाएगा, कारण क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग दोनों ही केस में सेम है। तो अपने पास जो डिपेंडेंसी आएगी वो रूट ऑफ t1 अपॉन t2 आएगी। अब बच्चों t1 और t2 की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। सबसे पहले t1 की वैल्यू है हमारे पास mg और t2 की वैल्यू है mg माइनस एफ बाई सी। बच्चों मास क्या है बॉडी का, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, अगेन वापस से mg में वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस बायंसी फोर्स में वो वॉल्यूम जो डूबा हुआ है, यानी कि पूरा बॉडी डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। बच्चों इस इक्वेशन में आप देख रहे हो सारे v आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सारे g आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, रूट ऑफ 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। इस तरह से आपको इसका आंसर निकाल देना है। तो बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमको सीधा सा टेंशन कैलकुलेट करनी थी और टेंशन की वैल्यू प्लेस करके रेशियो निकाल के आंसर्स देना था। मेरी बात क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है, समझे। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और डायग्राम भी आपको खुद से ही बनाकर इसका सॉल्व करना है। ठीक है। गुड। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, रस्सी का जो मास है वो आपको कितना दिया गया है, m1। रस्सी का जो मास है वो आपको कितना दिया गया है, m1। और ब्लॉक का मास हमको कितना दिया गया है, m2। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पर जो वेवलेंथ है वो कितनी है, λ1। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर आकर ये कितनी हो जाती है, λ2। अब बच्चों आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान से देखें, यहां पर जो टेंशन होगी वो अलग होगी और यहां पे जो टेंशन होगी वो क्या होगी, अलग होगी। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन है उसको नाम दे देते हैं T1 और इसको नाम दे देते हैं T2। बच्चों बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन है वो किसको बैलेंस कर रही है, ब्लॉक के वेट को। जबकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो T2 टेंशन है वो किस किस को बैलेंस कर रही है, रस्सी प्लस ब्लॉक के वेट को। मैंने बोला कि ब्लॉक के ऊपर आई मीन जो T1 है वो किसको बैलेंस कर रही है, M2 मास के ब्लॉक के वेट को। जबकि T2 जो टेंशन है उसे किस किस को बैलेंस करना पड़ रहा है, रस्सी के वेट को प्लस ब्लॉक के वेट को। तो अगर अपने से क्वेश्चन में पूछा जाए कि T1 की वैल्यू क्या होगी, तो मेरा जवाब होगा कि T1 इक्वल टू M2G। और T2 की वैल्यू क्या होगी, तो स्ट्रिंग प्लस ब्लॉक के वेट दोनों को बैलेंस कर रहा है T2। तो अगर हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करें तो बच्चों वेवलेंथ निकालनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को टेंशन पता है। और टेंशन से वेवलेंथ पर कैसे पहुंचा जाए, तो हम लोग जानते हैं कि एक इक्वेशन होती है v इक्वल टू एन लैम्डा। तो बच्चों v प्रोपोर्शनल टू हो गया लैम्डा, यानी कि लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड सिमिलरली वी नो दैट कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में अगर डिवाइड कर दें या आपस में हम लोग कंपैरिजन कर दें, तो बच्चों फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कंपैरिजन कर दो, तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो बच्चों इनका कंपैरिजन करोगे तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो जाएगा। और हमें जो निकालना है वो है लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ t2 अपॉन t1। तो बच्चों t2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है m1 प्लस m2 इंटू जी, और डिनोमिनेटर में हो गया m2g, तो g से g कैंसिल, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर भी हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले लैम्डा और टी में रिलेशन एस्टैब्लिश किया कि v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो इससे लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, रूट ऑफ टेंशन, और टेंशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली पता थी जिससे हम लोग कैलकुलेट कर पाए। बच्चों इसी में मैं वेरिएशन कैसे दे सकता हूं, बच्चों अगर ये पूरा सिस्टम जो मैंने डायग्राम बना के दिया वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होता, तो टेंशन में जहां भी जी लिखा है उसकी जगह क्या आ गया होता, जी प्लस ए, जी इफेक्टिव। और अगर ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा होता तो भी क्या आ जाता, जी माइनस ए। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो जी ए से ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए, और ए से नीचे आ रहा है तो जी माइनस ए। तो वो चीजें एनएलएम में आपने सीख रखी है वो यहां भी यूज हो जाएगी। बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आज आते ही आपको बताया कि अगर आपको ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी वायर में निकालनी है और स्ट्रेन हमको क्वेश्चन में दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है। Calculate speed of transverse mechanical wave produced in a solid wire of length 1.5 meter having elastic strain 1% and Young's modulus is 2.2 into 10 to the power 11 and density is 8.8 into 10 to the power 3। बेटा v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू में तो v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, फॉर्मूला है ना, v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो v प्रोपोर्शनल टू रूट टी। 500 बिल्कुल सही। हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ट्रांस वेव इज इक्वल टू रूट ऑफ y बाई रो इनटू स्ट्रेन। बच्चों सारी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले देखें तो y की वैल्यू कितनी है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 11, डेंसिटी कितनी है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 3। 1% को अपन 1/100 लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा, 2.2 से 1 8.8 4 टाइम्स कैंसिल मल्टीप्लाइड बाय, बच्चों नीचे कितने जीरो है 5 और ऊपर है 11, तो ऊपर बचेगा 10 की पावर 6। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 500 मीटर पर सेकंड, जैसा आप लोगों ने आंसर दिया भी। तो डायरेक्टली इक्वेशन जो थी वो कैलकुलेशन बेस्ड पूरा क्वेश्चन था, इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करनी थी और आंसर निकालना था। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है नीट में, और मानकर चलिए कि ये जो पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, जैसा मैंने कल भी बोला था। ठीक है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इज कंप्लीटली स्ट्रेन, स्ट्रेन लिख कर दिया मतलब डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू आपको दी है, तो उसमें अपन से अलग से उसमें कैलकुलेशन नहीं करना। ठीक है, इसको सॉल्व करें बच्चों। A string of linear mass density 4 gram per centimeter is vibrating according to equation where x and y is in centimeter and t in second. Then find tension in Newton in string. Newton में कैलकुलेट करना है बेटा अपने को, जबकि x और y सेंटीमीटर में है, डेंसिटी भी आपको सीजीएस में दी गई है। सॉल्व करें।
The correct answer is 3.6 Newton. Correct answer is 3.6 Newton. करेक्ट आंसर इज 3.6 न्यूटन। चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब बच्चों टेंशन निकालनी है, म्यू अपने को गिवन है, टेंशन निकालनी है और म्यू अपने को गिवन है। क्या आपको इस इक्वेशन को देखकर वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका समझ में आ रहा है? आप सभी जवाब देंगे एक साथ। क्या आपको इस इक्वेशन को देखकर वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका समझ में आ रहा है? दैट इज ओमेगा बाई के। वेरी गुड। तो बच्चों यहां से अगर मैं ओमेगा बाई के यानी कि वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूं ओमेगा बाई के से, तो ओमेगा इज 120 पाई एंड के इज 2 पाई बाय 5। तो बच्चों ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल और 120 जो होगा 2 से 60 टाइम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मुझे टेंशन कैलकुलेट करनी है तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर म्यू। बच्चों v का स्क्वायर करो तो 9 इंटू 10 टू द पावर 4 और म्यू की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 4 डाइन, क्योंकि सीजीएस में क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया गया है। अब बच्चों इसको मुझे न्यूटन में बदलना है तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो 10 टू द पावर 5 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 3.6 न्यूटन आंसर, द वैल्यू ऑफ टेंशन। क्लियर है आप सभी को? तो 3.6 न्यूटन इज द राइट आंसर। तो जहां भी आपने यूनिट चेंज करने में थोड़ी बहुत कहीं गलती की है तो उसको एक बार चेक कीजिएगा। बाकी प्रोसेस हमें ये फॉलो करना है और जैसा मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा, आप उसको ट्राई कीजिएगा। बच्चों नेक्स्ट सिचुएशन, ये क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मैं वो सारे पैटर्न आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, वो सारे पैटर्न आपको क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं या पूछे जाने चाहिए। तो सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों क्वेश्चन में दिया है अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल hangs from a ceiling as shown. What is the wave speed at a point of rope f at any point of the rope? अब बच्चों इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में यहां से लेकर यहां तक जो x डिस्टेंस है वहां पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। और एक और कंडीशन में लिख रहा हूं दिस रोप इज अंडर टेंशन, दिस रोप इज अंडर टेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, ड्यू टू इट्स ओन वेट। मतलब आपको हर पॉइंट पे टेंशन का वेरिएशन कंसीडर करना है, क्योंकि हर पॉइंट पर टेंशन अलग होगी। मैंने लिख दिया द रोप इज अंडर टेंशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब ये रस्सी भारी रही होगी। बच्चों इसके दो पॉइंट्स दो कैलकुलेशंस हम लोग सीखेंगे, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिए। कीजिए सभी जल्दी से। रूट ऑफ एक्स जी सही आंसर है, बाकी सब भी कीजिए। कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। जो ऊपर इक्वेशन आपको दी गई थी वो स्टेशनरी वेव की इक्वेशन थी। हमें वेलोसिटी निकालने के लिए सिर्फ ओमेगा और के से मतलब है, तो हमने ओमेगा और के उसमें ढूंढ लिया। कोफिशिएंट ऑफ टाइम ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, डायरेक्टली ओमेगा बाई के से वेलोसिटी आ जाएगी, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। रूट एक्स जी, गुड। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। आपने आंसर दिए सही है, अब इसमें क्या क्या वेरिएशंस अपने को दिए जा सकते हैं वो सुने, वेरिएशन से सुने। सबसे पहले बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगी, तो मानकर चलिए कि मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि वेव अगर ऊपर जा रही है तो यहां पर वेलोसिटी निकालिए वी एक्स, एक्स डिस्टेंस ऊपर। तो बच्चों जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है उसी पॉइंट की आपको टेंशन भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन अलग है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी अलग होगी, क्योंकि v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू। टेंशन बदल गई तो वेलोसिटी बदल जाएगी।
तो बच्चों यहां पे हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगी, तो जिस पॉइंट की वेलोसिटी उसी पॉइंट का टेंशन। अब बच्चों पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में लटका कर दिया है, तो ये तो श्योर है कि जो भी टेंशन होगी वो वेट को बैलेंस कर रही होगी। मैं यहां एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप बताइए वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। एक्स डिस्टेंस पे जो टेंशन है, एक्स डिस्टेंस पे जो टेंशन है दैट इज टी एक्स, वो अपने नीचे वाली रस्सी के वेट को बैलेंस कर रही होगी। टी एक्स जो है वो अपने नीचे वाली रस्सी के वेट को बैलेंस कर रही होगी। इज इट ट्रू और फॉल्स? टी एक्स जो है वो अपने नीचे वाली रस्सी यानी कि एक्स लेंथ की वेट को बैलेंस कर रही होगी, बिल्कुल। तो हमने लिख दिया बच्चों टी एक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स लेंथ। अब बच्चों नोटिस कीजिए, अगर मुझे वेट ऑफ एक्स लेंथ चाहिए तो एल लेंथ का वेट कितना है, mg। एल लेंथ का वेट है कितना, mg, तो यूनिट का कितना होगा, mg बाई एल, और एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, mg बाई एल इंटू एक्स। अब वेलोसिटी निकाल दीजिए, रूट ऑफ टी एक्स बाई म्यू। तो बच्चों टी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, mg x बाई एल, और म्यू क्या हो गया, मास ऑफ स्ट्रिंग अपॉन लेंथ दैट इज m बाई एल। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया, रूट ऑफ xg। बच्चों ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन क्या होगा, आपको लेंथ की वैल्यू दे दी जाएगी, मास की वैल्यू दे दी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपन सिमिलर प्रोसेस से निकाल सकते हैं। अब बच्चों गौर कीजिए, अगर मैं वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे निकालूं तो बताओ एक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते, ये देखो नीचे से डायग्राम में एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एक्स की वैल्यू बढ़ते बढ़ते टॉप पर ये एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एल के। तो हमसे पूछा गया टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो एक्स की जगह क्या रख दो, एलजी। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, तो आंसर होगा जीरो, क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू जीरो है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन में वेरिएशन करके वेलोसिटी किसी भी लोकेशन पे निकाल सकते हैं। अब बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो मैं समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m and length l hangs from the ceiling as shown, calculate the time taken by pulse to reach from point A to point B। तो बच्चों ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ अबव क्वेश्चन, उसी का सेकंड पार्ट है। अब बच्चों मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, बॉटम टू टॉप जाते हुए कितना टाइम लगेगा। बच्चों अब टाइम निकालना है तो हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की वो ध्यान से देखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स जी। ध्यान से देखना बच्चों, अब जो चेंजेस मैं कर रहा हूं, बच्चों वेलोसिटी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स जी। आप देख रहे हो कि वेलोसिटी एक्स डिपेंडेंट है, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, नीचे से ऊपर जाओगे तो टेंशन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। और वेलोसिटी का चेंज होना इस बात पर ये बात पर ध्यान देता है कि वेलोसिटी अगर वेरिएबल है मतलब वहां एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अगर वहां पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रही है इसका मतलब वहां एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। और जब एक्सेलरेशन होता है तो हम टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं कैलकुलेट करते। जब एक्सेलरेशन होता है तो हम टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लगाते। तो ऐसे केस में जब एक्सेलरेशन है तो बच्चों सोचने वाली बात है कि मुझे यह समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, पर एक्सेलरेशन वेरिएबल है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसा अभी तक हम लोग क्वेश्चन में ढूंढ नहीं पाए। तो बच्चों पूरी फिजिक्स में कहीं भी अगर ये जान चुके हो कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, पर आप ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि वो कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इंटीग्रेशन मेथड को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा मेथड है जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही कंडीशंस में लागू होता है। पर इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अभी तक मैंने पता नहीं किया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं, इसीलिए मुझे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है इतना पता है, पर कैसा है उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं इंटीग्रेशन से सॉल्व करूंगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ जी, ऐसा मैंने कर दिया। इंटीग्रेशन के लिए सिमिलर वैल्यूज को एक साथ ले लेते हैं, और बच्चों अब इंटीग्रेशन करना है। बताओ डिस्टेंस ए से बी तक 0 टू एल, और ये हो जाएगा 0 से टी टाइम टेकन। सिंप्लीफाई करो बच्चों, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, लिमिट हो गई 0 टू एल, और ये हो गया रूट जी टी। तो सॉल्व करने पर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एल बाई जी। दिस इज द आंसर फॉर टाइम टेकन। अब बच्चों ये टाइम टेकन हमने कैलकुलेट किया 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एल बाई जी। अब एक और चीज जो हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन बाई चांस पूछ लिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करें।
अगर मुझे इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना, तो बच्चों वेलोसिटी क्या दी गई है, रूट ऑफ एक्स जी। देखो वेलोसिटी का एक्स के साथ रिलेशन है, तो जब वेलोसिटी एक्स पे डिपेंडेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वी डीवी बाई डी एक्स, जैसा आप जानते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए v की जगह रख दिया रूट ऑफ एक्स जी, अलग अलग करके रख दिया बच्चों, d अपॉन डी एक्स, और वेलोसिटी की जगह वापस से रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ जी को मैंने कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल दिया। बच्चों ये बचा रूट एक्स, रूट जी, और रूट जी कितना हो गया जी, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो बच्चों रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया जी बाई 2, जो कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया। इसका मतलब मैं उस क्वेश्चन में टाइम निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता था, पर इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाता ना जब मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले निकालता, तो क्वेश्चन अननेसेसरी लेंथी हो जाता, एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ता। तो इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन फॉलो किया ताकि बिना एक्सेलरेशन के 3 स्टेप में अपना आंसर आ गया। पर अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना चाहते थे तो आपको यहां पर एक्सेलरेशन निकालना पड़ता, और अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन लगा दो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। तो बच्चों डिस्टेंस कवर करनी है l, बॉटम मोस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी 0, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी रूट एल जी अपॉन 2, टाइम कैलकुलेट करना है, सेम आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। इसमें हमने सारी फैक्टर्स डिस्कस किए कि वेलोसिटी क्यों वेरिएबल रही, वेलोसिटी वेरिएबल रही तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता है तो बिना एक्सेलरेशन के भी इक्वेशन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लिया जाए, और अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट प्रूफ हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर भी आप इससे आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये था पूरा डिस्कशन जो हम लोगों ने किया बेस्ड ऑन बेटा वेलोसिटी वेरिएबल है ना, तो अपने आप समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। वेलोसिटी वेरिएबल दे दी जाए, टाइम डिपेंडेंट, एक्स डिपेंडेंट, ऐसी कोई वेलोसिटी दे दी जाए तो वेलोसिटी बदल रही है मतलब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोगों ने सीखा कि जब भी कोई ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव किसी रस्सी में प्रोपोगेट होती है तो फिर हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब बच्चों बात चल रही है साउंड वेव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बच्चों साउंड वेव्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला डिस्कशन हम लोग जो कर रहे हैं वो ये कि साउंड वेव अगर किसी मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है, साउंड वेव अगर किसी मीडियम में प्रोपोगेट हो रही है तो फिर उसकी वेलोसिटी अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास डिस्कशन का मेन पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो क्या था, रस्सी के अंदर अगर कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालें। अब बात है कि साउंड वेव अगर प्रोपोगेट हो रही है किसी मीडियम में तो फिर उसकी वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। मैं एक बार फिर समझा देता हूं बच्चों, v बराबर एन लैम्डा या v बराबर ओमेगा बाई के वेलोसिटी निकालने का एक तरीका है जो किसी भी तरह की वेव के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मैकेनिकल हो या नॉन मैकेनिकल, v बराबर एन लैम्डा सबके लिए लागू होता है। पर हम लोगों ने कई बार सुना है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। तो अब उसकी वेलोसिटी बदल रही है मतलब मीडियम के फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रही है। अब v बराबर एन लैम्डा में n हो गई फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हो गई वेवलेंथ, जो मीडियम की कोई भी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। तो बात ये आती है कि जब वो किसी मीडियम में एंटर करती है तो मीडियम की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसीलिए हम लोग अलग से ये पढ़ते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो मीडियम के कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई ये अलग से सेक्शन बनाया गया, स्पीड ऑफ साउंड वेव। बच्चों अगर स्पीड ऑफ साउंड वेव से क्वेश्चन आया तो सिर्फ एक ही पैटर्न का क्वेश्चन होगा और वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, और वो भी टेम्परेचर इफेक्ट। फिक्स है, टेम्परेचर इफेक्ट से ही क्वेश्चन बनेगा। पर ठीक है, अभी अपना पार्ट है पूरा डिस्कशन करना इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज टेम्परेचर इफेक्ट से ही इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है, और अगर आता है तो उसी से आने के चांसेस होते हैं। बच्चों क्या लिखा हुआ है कि जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पेशली साउंड वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो its velocity is equal to square root of modulus of elasticity of medium to density of that medium. Whenever a sound wave propagate in a medium, then its velocity is equal to square root of modulus of elasticity to the density of medium. मैं यहां पर लिख देता हूं कि E का मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, modulus of elasticity of medium, and rho is the density of medium. Rho is the density of medium. अब बच्चों आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी हर मीडियम के लिए अलग अलग होगी। दैट्स व्हाई
सभी अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड अलग होगी, यानी कि एयर में अलग होगी, किसी दूसरे गैसियस मीडियम में अलग होगी, सॉलिड में अलग होगी, लिक्विड में अलग होगी। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें फॉर सॉलिड मीडियम, ध्यान से सुनिएगा, फॉर सॉलिड मीडियम, बच्चों सॉलिड मीडियम के लिए हम लोग जानते हैं कि जो ई है उसको किससे डिनोट करते हैं, वाई से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव कैलकुलेट करूं सॉलिड मीडियम में, तो रूट ऑफ वाई बाई रो, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती, आपको यंग्स मॉडुलस दे देंगे, डेंसिटी दे देंगे, बता दो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी दे दी, डेंसिटी दे दी, बताओ यंग्स मॉडुलस क्या है। मतलब तीन क्वांटिटीज में से कोई दो दे देंगे, एक पूछ ली जाएगी, तो डायरेक्टली वैल्यू रखो, आंसर निकालो। इसी में बच्चों दूसरा पूछा जाता है फॉर लिक्विड मीडियम, फॉर लिक्विड मीडियम। बच्चों आपको पता है लिक्विड और गैसियस मीडियम के लिए हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिनोट करते हैं बी से, जिसको आप क्या बोलते हो, बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हो, बल्क मॉडुलस। और बच्चों इसको अगर बल्क मॉडुलस बोलते हैं तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ बी बाई रो। तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस, बल्क मॉडुलस की वैल्यू दे दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो है फॉर गैसियस मीडियम, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसी में डिस्कशन है जो भी है, फॉर गैसियस मीडियम। बच्चों गैसियस मीडियम में भी जैसा मैंने बोला कि ई जो है वो किसके बराबर होगा, बल्क मॉडुलस के, तो वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ बी बाई रो। पर जब गैसियस मीडियम की बात आती है तो बच्चों गैसियस मीडियम में दो तरह की थ्योरी आई, गैसियस मीडियम में दो तरह की थ्योरी आई। सबसे पहले बात आई न्यूटन्स थ्योरी, इसको ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आई न्यूटन्स थ्योरी। अब जब न्यूटन ने जो थ्योरी बताई थी वो लास्ट में गलत साबित हो गई, इसलिए फिर उसको करेक्ट किया किसने, लाप्लास ने, जिसको अपन बोलते हैं लाप्लासिस करेक्शन। तो पहले अपन समझते हैं कि न्यूटन्स थ्योरी क्या है। बच्चों न्यूटन ने बताया कि जब भी कोई साउंड वेव किसी गैसियस मीडियम में प्रोपोगेट होती है, जब भी कोई साउंड वेव किसी गैसियस मीडियम में प्रोपोगेट होती है, तो साउंड वेव का गैसियस मीडियम में प्रोपोगेट होना एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ऐसा न्यूटन सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब बच्चों अपने को आइसोथर्मल सुनते ही दिमाग में आ जाता है कि आइसोथर्मल एक तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस होने की वजह से टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। तो उन्होंने बोला कि जब भी साउंड वेव किसी गैसियस मीडियम में प्रोपोगेट होती है तो साउंड का गैसियस मीडियम में प्रोपोगेट होना एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। वो सोच रहे थे कि जब साउंड प्रोपोगेट होता है तो कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन बहुत स्लोली फॉर्म होते हैं, इनका फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से वहां पर मीडियम के टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ता और मीडियम का टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने बोला कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने बोला कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको याद आता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब बच्चों जब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट की बात करते हैं तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी हमने कांस्टेंट कर दिया आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उससे पी और वी वेरिएबल है। जब प्रेशर ज्यादा होगा, इमेजिन जब कंप्रेशन होगा, ऐसे कंप्रेशन होगा तो प्रेशर ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया, और जब रेरिफाई होंगे तो वॉल्यूम बढ़ गया पर प्रेशर कम हो गया, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों P या V को, जो इक्वेशन आपको दी गई है इसमें P या V किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, अपने को बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको बोल देता हूं। तो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू V, आप चाहे तो किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो बच्चों फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बच्चों सबसे पहले ये लिखा P dv बाई dv इक्वल टू 1, ये हो गया माइनस V dp बाई dv। बच्चों जरा गौर से देखे, ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है, ये वाली पूरी, ये पूरी टर्म किसको डिनोट करती है, बल्क मॉड्यूलस को। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर आ रहा है, पी के, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों अगर इसको हम लोग प्लेस कर दें इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी बाई रो। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, वेलोसिटी इक्वल टू रूट ऑफ बी बाई रो। तो बच्चों यहां पर वेलोसिटी प्लेस कर दो तो बी बाई रो की जगह आ जाएगा पी बाई रो।
ये आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब बच्चों हुआ क्या कि हम जानते हैं कि अगर एयर मीडियम में चेक करें इन एयर, तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों अगर ये दोनों वैल्यू यहां पर प्लेस कर दी जाए रूट ऑफ पी बाई रो में, तो सॉल्व करने पर लगभग 280 मीटर पर सेकंड आता है, जो कि गलत रिजल्ट है, क्योंकि एक्चुअल में एयर मीडियम जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकंड, और न्यूटन की थ्योरी से जो आंसर निकला वो आया 280। अब बच्चों सोच के देखो कि एक्चुअल प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है वो 332 होती है और न्यूटन ने थ्योरेटिकली निकाली 280, तो सही किसको माना जाएगा? जो प्रैक्टिकल है, जो दिख रही है 332 को, और हमने जो निकाली न्यूटन के अकॉर्डिंग वो निकाली 280। अगर 2-5 मीटर पर सेकंड का आगे पीछे होता तो हम मान सकते थे कि ठीक है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये प्रोसेस सही हो सकता है। पर यहां तो 50 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा का डिफरेंस है, ये 280 है और एक्चुअल में 332 होती है। तो इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद यह मान लिया गया कि ये न्यूटन ने जो थ्योरी दी वो गलत थी। साउंड वेव जब भी प्रोपोगेट होती है तो उसका प्रोपोगेशन एयर मीडियम में कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आंसर प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच नहीं कर रहा और बहुत बड़े डिफरेंस के साथ अलग है। तो फिर वहां पर लाप्लास ने इसको करेक्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग इसको हमने नाम दिया लाप्लासिस करेक्शन। क्या नाम दिया इसको? लाप्लासिस करेक्शन। अब बच्चों लाप्लासिस करेक्शन की अगर बात की जाए तो लाप्लास ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जब भी साउंड वेव गैसियस मीडियम में प्रोपोगेट होती है तो साउंड वेव का गैसियस मीडियम में प्रोपोगेट होना इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस इंस्टेड ऑफ आइसोथर्मल। इन्होंने बोला कि जो प्रोसेस है वो कैसा है? एडियाबैटिक। अब बच्चों एडियाबैटिक की अगर बात की जाए तो एडियाबैटिक सुनते ही आपको क्लियर होना चाहिए कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, और ये अगर फास्ट प्रोसेस है तो एडियाबैटिक में आपको पता है हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि साउंड वेव जब भी गैसियस मीडियम में प्रोपोगेट होती है तो ये स्लो प्रोसेस नहीं है, ये फास्ट प्रोसेस है, और फास्ट प्रोसेस होने की वजह से इतना टाइम गैप होता ही नहीं है कि ये मीडियम के साथ अपनी हीट को एक्सचेंज कर पाए। और ये फास्ट प्रोसेस होना भी चाहिए बच्चों। आप सोच के देखें कि हम जिस इंस्टेंट पर बोलते हैं ऑलमोस्ट उसी इंस्टेंट पर दूसरे को अपनी आवाज सुनाई दे जाती है। इसका मतलब जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं वो इतने रैपिडली फॉर्म होते हैं, इतने रैपिडली फॉर्म होते हैं कि इस प्रोसेस को मीडियम के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम गैप ही नहीं होता। इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, ये आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक है, और इस हिसाब से कैलकुलेशन स्टार्ट किए। बच्चों एडियाबैटिक में पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसको वापस से वही डिफरेंशिएशन करके देखें तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहां से बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? गामा पी। बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा पी। वही डिफरेंशिएशन जैसा ऊपर किया, सिमिलर सेम वे में डिफरेंशिएशन करोगे, और आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये सीखा भी हुआ है। अब बच्चों अगर हम लोग यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू ऑफ वी, वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1 अगर प्लेस कर दें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा पी बाई रो, गामा पी बाई रो। तो बच्चों गामा पी बाई रो जब हम लोग प्लेस करते हैं तो नोटिस करने वाली बात है कि अगर हम लोग एयर मीडियम में कैलकुलेट करें इन एयर, तो बच्चों एयर को हम लोग कैसा मानते हैं? डायटोमिक। एयर को अपन कैसा मानते हैं? डायटोमिक, क्योंकि मैक्सिमम प्रोपोर्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है तो अपन इसको डायटोमिक कंसीडर करते हैं। प्रेशर वही 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 और रो 1.29। इन वैल्यूज को अगर हम लोग सॉल्व करें तो वेलोसिटी सॉल्व करने के बाद लगभग 332 मीटर पर सेकंड आ जाती है, जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ मैच कर रही है। तो जब वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ मैच कर गई, जब वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ मैच कर गई, तो फिर मान लिया गया कि यस प्रैक्टिकल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब लाप्लास सही है। तो फिर मान लिया गया कि लाप्लास ने जो बोला कि प्रोसेस जो होना चाहिए वो एडियाबैटिक, वो सही है, और स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम का जो इक्वेशन आया वो आया रूट ऑफ गामा पी बाई रो, जिससे हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रूट ऑफ गामा पी बाई रो। अब बच्चों जब गामा की बात आती है तो गामा के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए, वो ध्यान से समझे। बच्चों गामा के लिए जो हमें पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए वो एक बार समझे। देखिए
बच्चों गामा जो होता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीपी बाई सीवी से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सीपी बाई सीवी से। तो बच्चों हमें यहां पर दो तरह की कंडीशंस मिलेगी, एक मोनो एटॉमिक गैसेस और एक डायटॉमिक गैसेस। बच्चों मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है 5/3। तो अगर हम लोग सीपी बाय सीवी का वैल्यू निकालें तो ये कितना होगा? 5r/2 और ये कितना होगा? 3r/2। इसी तरह से डायटॉमिक में वैल्यू होती है 7/5 और 7/5 के लिए अगर निकाले तो सीपी की वैल्यू होगी 7r/2 और सीवी की वैल्यू क्या होगी? 5r/2। तो इस तरह से सीपी बाय सीवी की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और पॉली एटॉमिक जो होती है, पॉली एटॉमिक के लिए हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा 4/3 के लिए, तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। 4/3 होता है पॉली एटॉमिक के लिए, उसकी जरूरत हमको नहीं है। तो मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के लिए हमको ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए क्योंकि आगे हमको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बच्चों जैसा मैंने बोला कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले प्रिडिक्ट करते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होना चाहिए। बच्चों आपको पता है कि जब हम मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। केटीजी में हम लोग सीखते हैं, हम सीखते हैं कि अगर हम लोग मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो बच्चों सीधा सा मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब स्पीड बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ साउंड का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, जैसा आप बोल भी रहे हैं। तो बच्चों चेक करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं। बच्चों हमने जो सीखा वो था V इक्वल टू रूट ऑफ गामा P बाई रो। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। बच्चों पीवी इक्वल टू एन को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं ऐसा। बच्चों वॉल्यूम को उधर ले जाओ तो एम अपॉन वी और आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी, और डेंसिटी को वापस एलएचएस में ले आओ तो पी बाय रो इक्वल टू आ गया आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मैंने बोल दिया कि पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने मान ली। इसमें अगर इसको पुट कर दें तो बच्चों नोटिस कीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा पी बाई रो क्या हो गया? आरटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बच्चों यहां पर क्वेश्चन इतने आसान होंगे कि क्वेश्चन सुनो और आंसर पकड़ो। क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर आता है तो इसी सेक्शन से आएगा, पर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बच्चों। हमें क्वेश्चन में जो सिचुएशंस दी जाती हैं वो ध्यान से समझे। हमने यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा कि एक बोल सकते हैं कि साउंड वेव किसी एक मीडियम में प्रोपोगेट कर रही थी, किसी गैसियस मीडियम में, और उसकी वेलोसिटी थी इतनी। तो अगर हम लोग उस गैसियस मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दें तो बताइए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो बच्चों आप सोच के देखो कि गैसियस मीडियम का सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया है, उससे ना तो गामा चेंज होगा, ना आर चेंज होगा, ना ही मॉलिक्यूलर वेट। सिर्फ टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया है तो वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा रूट ऑफ टी के साथ। तो इक्वेशन क्या बनाएंगे? v1 अपॉन v2 इक्वल टू रूट ऑफ t1 अपॉन t2। क्वेश्चन सॉल्व। बस ध्यान रखें टेम्परेचर की वैल्यू अपने को केल्विन में रखनी है, डिग्री सेंटीग्रेड में दी जाएगी, केल्विन में आपको रखना होगी प्लस 273 करके। तो बच्चों यहां पर अपन लिख सकते हैं फॉर गिवन मीडियम, एक गिवन मीडियम के लिए, फॉर अ गिवन मीडियम वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। इसका ध्यान रखें। अब बच्चों बात आती है इनके ग्राफ्स की। अब आपको ग्राफ बताना है। बच्चों बताइए, v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी। क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको? v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी। बताइए इनका ग्राफ कैसा होगा? इनका ग्राफ हमसे पूछा जा रहा है कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी का ग्राफ कैसा होगा? बताइए। हाइपरबोला तो नहीं होगा। v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, बच्चों ये v प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अगर v प्रोपोर्शनल टू रूट टी का ग्राफ देखा जाए तो ये कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर हमसे पूछा जाए v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो बच्चों अब हमें डिपेंड करना होता है कि एक्सिस के नाम क्या दिए गए हैं। एक्सिस के नाम पर डिपेंड करेगा कि ग्राफ कैसा हो। अगर मैंने आपको दे दिया v स्क्वायर और t का ग्राफ, तो बच्चों ये ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर मैंने v और t का ग्राफ दे दिया
तो V और T के ग्राफ में आपको पता है पावर जिसकी कम होती है ग्राफ उसकी तरफ मुड़ जाता है, ये ग्राफ इसका होगा। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में जब तक आपको एक्सिस के नाम ना दे दिए जाए तब तक आप ग्राफ डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है और v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ पैराबोलिक भी बन रहा है। ओरिजिन से पास करने का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी 0 है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी 332 होती है ओरिजिन में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 नहीं हो जाती। हम सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी। ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी भी 0 है, तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं टेम्परेचर 0 हो जाए तो क्या वहां साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा या साउंड ट्रैवल नहीं करेगा? तो ध्यान रखें, 0 का मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होता। 0 डिग्री सेल्सियस पर एनटीपी पर, जिसको हम बोलते हैं एयर में, एनटीपी पर वेलोसिटी 332 होती है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आप सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं, कीजिए जल्दी से। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल में हमको जनरली दिया होता है, आप उसको अकॉर्डिंग टू यूनिट्स चेंज कर लें, किलोग्राम में आप उसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है एट व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन मीडियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर कुछ डेसिमल्स में आएगा तो आप उसको अप्रोक्स में छोड़ दीजिएगा। डेसिमल्स में कोई आंसर आएगा तो आप उसको अप्रोक्स निकाल कर छोड़ देंगे। डिग्री सेल्सियस में निकालना है। हमेशा एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी कैलकुलेट की रखी जाती है जो इंडिपेंडेंट होती है। वेलोसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट क्वांटिटीज जो होती है उनको वाई एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट जो होती है उसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अपन एक्सिस चेंज नहीं करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। वेलोसिटी इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन नाइट्रोजन। सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए हमने लिख दिया गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे भी हमने रख दिया गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब बच्चों देखिए, दोनों डायटोमिक गैसेस हैं तो गामा कैंसिल, आर से आर कैंसिल। अब बची टेम्परेचर की बात, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। ऑक्सीजन का टेम्परेचर निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट इसका 32, इसमें टेम्परेचर है 27। 27 में अपन अगर 273 ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा 300, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 28। क्लियर है? तो आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो सॉल्व करने पर अगर हम लोग चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करके आंसर लगभग इसका 343 केल्विन आएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक टर्म, हाँ 344 वो डेसिमल्स में मैंने बोला था, तो लगभग इतना आएगा, तो ऑलमोस्ट 70 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था एक पूरा डिस्कशन जो हम लोगों ने किया। कल हम लोग इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर लिंक शायद गलती से हिंदी मीडियम की आपने बोला सेंड हो गई है, तो मैं दोबारा से एक लिंक बनाकर आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको देख लेना और इसके हैंड आउट आप लोग रिसीव कर लें।